तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जोशीमठ में आई आपदा को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी खतरा लगातार बरकरार है। जहां एक तरफ सरकार होटलों को गिराने और मकानों को गिराने का आदेश दे चुकी है, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार से समय पर ध्यान नहीं दिया गया, नहीं तो इस तरीके की आपदा आती ही नहीं। हमारे ब्यूरो चीफ योगेश राणा ने अनिल जोशी से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज जोशीमठ गंभीर आपदा से गुजर रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जोशीमठ में जो गंभीर विपदा है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि ये ईश्वरीय है, प्रकृति रौद्र रूप ले रही है, या फिर ये मानवीय है, इंसानों से भूल हुई है लगातार, और उन भूलों का परिणाम ये है कि गंभीर विपदा की चपेट में जोशीमठ है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बड़े पर्यावरणविद और अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी उत्तराखंड में लगातार काम करते रहे, बड़ा काम करते रहे। अनिल जी, सबसे पहला सवाल ये है कि ये जोशीमठ जो गंभीर संकट में आ गया है, ये सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले बड़ी वजह तो ये है कि मानव ने नेचर को नहीं समझा, प्रकृति को नहीं समझा। हमने एक मनमानियां की हैं कि जहां चाहे जो कर ले। प्रकृति इसकी अनुमति नहीं देती और नहीं सीमाएं लांघने देती हैं, क्योंकि इसके बहुत उदाहरण आ चुके हैं देश दुनिया में। और अब जो सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है, जिसको दुर्भाग्य से हिमालय के लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, फ्लैश फ्लड होगा, ये है। लेकिन ये जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है, इस वर्तमान स्थिति को आप ऐसे मान के चलिए कि हम चारों तरफ एक ऐसी घटना से जुड़े। जोशीमठ टॉप हिल टाउन में से एक है, इसके ऊपर औली भी है, और ऊपर से लेके नीचे तक अलकनंदा तक करीब 5-7 किलोमीटर का जो पूरा मास है, ये पहले एक मान के चलिए कि ये एक तरह का मलबा था। प्रकृति का शुरुआती जो स्वरूप है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मलबा जब धीरे धीरे सॉलिड होता है तो फिर सेटलमेंट होते हैं, पानी जहाँ होगा वहीं लोग बसते भी थे, और आज जहाँ हम जाते हैं वहाँ पानी को ले जाते हैं, ये अंतर आ जाता है। तो हमने अपनी मनमानियां की हैं, और ये एक छोटा सा गांव शहर के रूप में रहा होगा, जिसको करते करते हमने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। एक बात साथ में ये भी है कि क्योंकि सरकार की या सबके पास ये जानकारी नहीं, तो मैं क्या नीतिकारों को मालूम, क्या विज्ञानियों को कहूँ, क्या खुद को भी उसमें रखूँ। मेरा मानना है कि हमारी जानकारियां अभी भी विज्ञान के प्रति पूरी नहीं है, प्रकृति के, और इसीलिए हमने ताबड़तोड़ तरीके से जोशीमठ के अंदर भी और जोशीमठ के चारों तरफ भी जो तमाम योजनाओं को किया। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं स्पष्ट कह दूं, मैं उस प्रोसेस के खिलाफ हूं। जब वो डेवलपमेंट होता है, आप रोड बनाते हो, हाइड्रो पावर स्टेशन बनाते हो, उस प्रोसेस में आप ताबड़तोड़ जो काम करते हो। एक बार हमें याद है, हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफत करते थे, क्योंकि जब वो सड़क बनाते थे बारूद का उपयोग करते थे, बाद में उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन उसी तर्ज में दूसरी तरह के जो विकासी कार्य हो रहे हैं, उन विकासी कार्य की खिलाफत नहीं है, बल्कि यह है कि किस तरह से हो रहे हैं, वो खिलाफत का मुद्दा है। अब आप देखिए कि रैनी के नीचे अगर एक हाइड्रो पावर स्टेशन आ रहा था जो ग्लेशियर के मुंह में था, एक अवलांच आया, सबको उड़ा दिया और तमाम तरह के नुकसान भी किए। ये क्यों था? क्योंकि उसकी भी खिलाफत नहीं थी। खिलाफत इस बात की आप कहां बना रहे हो, प्रकृति इसकी सीमा तय की होती है। तो ये सब कारण होने के कारण नदी हमेशा काटती है, और उसमें जितना भार बढ़ाते जाओगे, रेट ऑफ कटिंग बढ़ती चली जाती है। आप देखिए ना कि आपके और मेरे को अगर 200 किलोमीटर मेरे सर पे 200 किलो का भार रख दे जाए तो मैं कोलैप्स कर जाऊंगा। तो ये तो प्रकृति है। लेकिन अनिल जी, जैसे आप 1976 से देखें और 2022 तक 4-5 ऐसी फाइंडिंग है जो तमाम रिसर्च को लेकर, जोशीमठ को लेकर हुई है, और उनमें यहाँ कंस्ट्रक्शन को लेकर और जो इसकी धारण कैपेसिटी है उसको लेकर तमाम चीज़ें बार बार सरकार को चेताने का काम किया गया, उसमें केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को। तो कहीं ये माना जाए कि जो डेवलपमेंट है ये ठीक है, आपका भी कहना है कि विकास के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ किया जाए, किस तरह किया जाए, कितना नियोजित किया जाए, ये एक बड़ा सवाल जोशीमठ आज की स्थिति में खड़ा नहीं कर रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जोशीमठ चर्चा में है, लेकिन पहाड़ का कोई भी हिस्सा किसी भी कोने में हो, वो चाहे शिमला के पहाड़ हो और चाहे नैनीताल के पहाड़ हो, एक सीमा से अधिक, क्योंकि जोशीमठ का
को तो झेलना पड़ रहा है अचानक उस तथाकथित विकास के नमूने को। लेकिन किसी भी क्षेत्र विशेष के दो, आखिर जोशीमठ में वो अध्ययन क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय एक बाढ़ आई थी, आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए इन अध्ययन में हुआ। फिर ये तमाम जो डेवलपमेंट प्लानिंग हो रही थी उस समय ये सब बातों के थे। लेकिन आप किसी भी पहाड़ के हिमालय के कोने में चले जाइए, सब जगह यही स्थिति होगी, क्योंकि ये हिमालय है, ये संवेदनशील है, ये बन रहा है 10 मिलीमीटर पर एयर की स्पीड से, चाहे कितना इरोजन हो जाए हिमालय ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि नदियां काटती हैं, ऊंचाइयां बढ़ती चली जाती हैं। तो ये पहली बात फ्लैट ये है कि ये सब जगह की स्थिति है, यहाँ की से लेके और दूसरी जगहों की, पहली बात। दूसरी बात कि कम से कम अब एक बात तो समझ में मात्र सरकार के नहीं, स्थानीय भी होनी चाहिए कि हम जान तो हमारी जाएगी, मेरा मानना है सरकार तो बाद में आएगी, रिलीव करेगी, ये करेगी, सो करेगी, पर मेरी जान तो खतरे में, मेरा घर खतरे में है, मैं भी हो सकता हूं। तो ये एक सामूहिक ज्ञान विज्ञान का भी विषय है और सामूहिक गलती को भी समझते हुए हमें आगे का रणनीति तैयार करनी। क्योंकि अभी हम आलोचनाएं लांछन लगा के, हमारे लिए तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो पीड़ित हैं ये बचे, और फिर हम आगे की रणनीतियां तैयार करें। और अभी मुझे लगता है कि जोशीमठ ने एक रास्ता तो खोल ही दिया है सबकी समझ के लिए। ये पीड़ा से जरूर गुजरा है जोशीमठ, लेकिन होता ही है, दुनिया का सिद्धांत भी है कि जब तक बड़ी घटनाएं नहीं होती तब तक समझ भी नहीं बन पाती। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी आता है अनिल जी कि ये ठीक है, जो पहाड़ के शहर है, कुछ खास शहर है, वो उनकी धारण कैपेसिटी एक लिमिटेड है और उसके साथ साथ वहाँ बहुत ज़्यादा बसावट होती जा रही है और तमाम योजनाएं भी आ रही है। लेकिन जो पहाड़ के ग्रामीण इलाके हैं उनसे बहुत तेजी से लोग विस्थापित हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। तो ये भी एक अजीब सी स्थिति है कि गांव खाली हो रहे हैं और कुछ खास जगह वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा आकर रुकते जा रहे हैं, इतना निर्माण होता जा रहा है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास बनता जा रहा है। देखो दोस्त, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। हम यहाँ खाली कर रहे हैं, दिल्ली और नोएडा और गाजियाबाद के लोग यहाँ खरीद रहे हैं। बोलिए, जानते क्यों? इसलिए कि गांव की इकोनॉमी नहीं है और उनके पास पैसे हैं, इसलिए वो यहाँ खरीद रहे हैं, और हमको इसलिए नीचे जाना पड़ रहा है क्योंकि हम पे रोजगार नहीं है। कितना बड़ा अंतर है। और बताइए ना, क्यों खरीद रहे हैं लोग, दिल्ली और नोएडा के लोग हमारे जमीनों को, अल्मोड़ा से लेके यहां तक? क्योंकि उनके पास पैसा है, इसलिए वो इकोलॉजी को एंजॉय करना चाहते हैं, प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। हम तो प्रकृति के बीच में इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास वो संसाधन नहीं है, वो आर्थिक स्थिति नहीं है। तो इसे समझ में सरकारें भी समझे, और अभी इस तरह की योजनाओं पर बात हो रही है। मैं स्वयं यहाँ के 10 गांवों में काम कर रहा हूँ, मेरे साथी हैं यहाँ पे, सलदार है, फरसारी है, ये तमाम गांवों में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए कि आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो हम रुकेंगे, और हमसे बेहतर समझ किसी की हो भी नहीं सकती। स्थानीय व्यक्ति बड़ा विज्ञानी होता है, घर कहाँ बनना है वो जानता है, सरकार नहीं जान सकती। और इसीलिए जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उन पे वो समझ नहीं होती जो स्थानीय होती है। बिल्कुल अनिल जोशी जी का सही कहना है कि जो जोशीमठ है वो एक अलार्मिंग है और इसको समझ जाना चाहिए। विकास की जो नियोजित आज की जरूरत है उसकी ओर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जोशीमठ से कैमरा पर्सन रुपेश नेगी के साथ योगेश राणा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर ये अलार्मिंग है और अभी अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो आने वाले समय में और परेशानी बन सकती है। दरारें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इस जमीन के अंदर इतनी बड़ी दरार आ चुकी है, और ऐसे में आने वाले समय में अगर संकट और बड़ा ना हो, इसको लेकर भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, जहां पर उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि अभी सिर्फ एक छोटा सा अलार्म बजा है, अगर अब भी जो और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको पहाड़ों में नहीं रोका जाता है तो परेशानी और बढ़ जाएगी। ब्यूरो हेड योगेश राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से अभी आपने भी बात करी, हमारे दर्शकों ने भी सुना है, उनके द्वारा भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ये सिर्फ एक अलार्मिंग है, एक छोटा सा अलार्म था जो कि अभी प्रकृति ने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया है। अगर स्थिति खराब और होती है तो परेशानी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल परेशानी और बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मौजूदा समय में जोशीमठ को देखें तो जोशीमठ की जो भौगोलिक स्थिति है, ये 10 किलोमीटर के आसपास का लंबाई में शहर है और 3 किलोमीटर चौड़ाई में है और 300 मीटर ये ढलान है। और हम जो पिछले कई दिन से लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी क्रैक्स है, जितनी भी दरारें आई है, वो सारी हॉरिजॉन्टल आई है। और आप ये ध्यान में देने की जरूरत है कि जोशीमठ के एक तरफ अलकनंदा बहती है बहुत गहरे में,
तो ये एक चिंताजनक स्थिति तो है ही। और दूसरी, अगर हम सरकार की और मौजूदा स्थिति की, प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर 723 घरों को, भवनों को अभी तक चिन्हित किया जा चुका है। ये वे भवन है जो असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं और इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो सबसे ज्यादा असुरक्षित कैटेगरी के जो रेड जोन में आते हैं, उन घरों को खाली करने के लिए सूचित भी दिए गए हैं, लाल निशान लगा दिए गए हैं। लेकिन एक समस्या ये आ गई है, जो 2 भवन यहाँ पर है, सबसे पहले उन्हीं को तोड़ा जाना है, होटल मलाड इन और जो माउंट व्यू है। लेकिन उनके साथ दिक्कत है कि जो भवन स्वामी है, उनका कहना है कि हमें बगैर नोटिस के और बगैर किसी सूचना के अचानक से इनको डिमोलिश किए जाने का, तोड़ने की जो प्रशासन बात कर रहा है, जो टीमें आ गई है, पहले हमारे साथ मुआवजे पर बात होनी चाहिए। हमें क्या मिल रहा है, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, हमें कहाँ बताया जा रहा है, पहले तो ये ही तय होना चाहिए। और अन्य जो प्रभावित लोग हैं, अन्य जो प्रभावित परिवार है, वो भी कल से ही होटल के जो मुख्य द्वार है, गेट पर बैठे हुए हैं। इसी को लेकर रात भी प्रशासन प्रभावित परिवारों से बात करता रहा और आज 9:30 बजे से लेके 11, साढ़े 11 बजे तक लगातार मीटिंग चली है और उस मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ जो सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों में ये है कि 4000 रुपए किराए के तौर पर, जो क्योंकि शिफ्ट होना है लोगों को, हर महीने दिए जाएंगे। और इसके अलावा 50,000 रुपए जो इसे राहत राशि के तौर पर दिए जाएंगे कि आप कहीं अपना इंतजाम तुरंत कर लीजिए। इसके अलावा 1 लाख रुपए अंतरिम राहत के तौर पर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी मुआवजा राशि तय नहीं हुई है, मुआवजा कैसे दिया जाना है। और शिफ्ट होने के बाद ये मुआवजा राशि तय की जाएगी और उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी। इस मामले में शासन से जुड़े लोगों का ये भी कहना है, जो जिलाधिकारी है और जो सचिव मुख्यमंत्री है, उनका ये भी कहना है कि जो प्रभावित परिवार है, प्रभावित परिवारों में एक बात नहीं है, कोई घर लेना चाहता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यावरण के साथ तो खिलवाड़ हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बात की जाती है, लेकिन प्रकृति अभी रौद्र रूप नहीं दिखा रही है, सिर्फ छोटा सा अलार्म था। अगर मौजूदा स्थिति की वहां पर बात करते हैं तो सरकार की तरफ से, जो प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार मुआवजे को लेकर और अपने नए आवास को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, इसमें अगर आप सरकार की तरफ से देखेंगे तो सरकार विस्थापित करने की योजना पर काम कर रही थी। 3 जगह चिन्हित भी की गई थी और उन 3 जगह से मिट्टी लेकर, सैंपल लेकर ये भी देखा जा रहा था कि वहां कैसे भवन बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो सुबह की मीटिंग है उसमें कई सारे गतिरोध सामने आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक मुश्त हमें राशि दी जाए, जहां हमें बसना है हम बस जाएंगे। और कुछ लोगों का कहना था कि हमारे लिए भवन बनाए जाए और भवन बनाने के साथ साथ ये तय किया जाए कि हमें मुआवजा कितना दिया जाएगा और कितनी समय अवधि में दिया जाएगा। तो इसके बाद जो प्रशासन है और शासन है, उनका कहना यह है कि पहले हम तय करें कि कैसे जो प्रभावित परिवार है वो चाहते क्या है, क्योंकि इसमें एक तरीका यह भी हो सकता है कि जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की मांग है, उसी हिसाब से उनको राहत दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 2 होटल है जो बहुत खतरनाक स्थिति में आ गए, उन दोनों होटल लगातार झुकते जा रहे हैं और उनके दूसरी तरफ जिधर वो झुक रहे हैं उधर काफी सारे घर है, उनको तुरंत तोड़ा जाना, तुरंत हटाया जाना बहुत जरूरी हो गया है। और लेकिन जो प्रभावित परिवार है वो लगातार इस बात पड़े हुए हैं कि पहले मुआवजा तय किया जाए, हमारे रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि घर बनाना बड़ी चिंता की बात होती है। और जो रहने के लिए एक कमरे दिए गए, व्यवस्था की गई है, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सामान कहाँ लेके जाए, परिवारों को कहाँ लेके जाए, बच्चों को कहाँ लेकर जाए। तो इस वजह से ये एक बड़ा गतिरोध बन गया है। पहले मुआवजा तय किया जाए और हमारे रहने की जगह तय की जाए। सरकार इसको इस तरह से देख रही है कि प्रति माह के हिसाब से पैसे दिए जाए, 4000 रुपए दिए जाए और एक मुश्त कुछ राशि दी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम तरीके की बातें आप पर जरूर सामने आ रही है योगेश, लेकिन स्थिति तो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि अभी जिस तरीके से दरारें छोटी हैं, कई दरारें बड़ी हैं। ऐसे में जिनके घर है वहां पर, उनके लिए और कुछ क्या व्यवस्था की गई है? इसमें देखिए कुछ जो तुरंत राहत कैंप बनाए गए हैं उनमें लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तकरीबन 100 के आसपास परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। दूसरी एक और बात इसमें देखने की है, लगातार सर्वेक्षण चल रहा है और ये जो संख्या बढ़ रही है, तकरीबन
65-70 घर हर रोज बढ़ रहे हैं सर्वेक्षण में, जिनको चिन्हित किया जा रहा है, जो खतरनाक स्थिति में आते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह भी है कि पिछले कई दिन से जो दरारें हैं वो अगर इन होटल की और कुछ इमारतों की बात करें तो वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन बाकी दरारें वो स्थिर होती हुई जा रही है। और दूसरा यहाँ एक जो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था, तकरीबन जोशीमठ से 8 किलोमीटर दूर जो बहुत ज्यादा एक साथ पानी निकलने लगा था, और वो मटमैला पानी, और ये माना जा रहा था कि भूगर्भीय कोई हलचल हुई है और उसकी वजह से वो हजारों लीटर पानी लगातार निकल रहा था। वो पानी कम होता जा रहा है, तो ये भी एक माना जा रहा है कि ये भी एक राहत की बात बनती जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा